इसमें वो कह रहा था कि आपके पास 4 गैसेस हैं, फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ एल्केन। एक है बेटा आपके पास CH4, दूसरी गैस जो आप बर्न कर रहे हैं वो है C2H6, तीसरी गैस बेटा जो आप बर्न कर रहे हैं उसका नाम है उसका फॉर्मूला है C3H8, और जो चौथी गैस बेटा आप बर्न कर रहे हैं उसका फॉर्मूला है C4H10। तीनों आपने, सारी गैसेस आपने कितनी कितनी ली हुई हैं? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने ये गैसेस ली हुई हैं सारी, ठीक है। और इसके बाद वो क्या कह रहा है कि इन 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ईच सैंपल ऑफ गैस, इसको आप बेटा बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन बेटा वो ले रहा है? ऑक्सीजन जो है वो 70 क्यूबिक सेंटीमीटर ले रहा है, ठीक है। पहले हम इस तरह करते हैं कि इसकी बैलेंस इक्वेशन तीनों इक्वेशंस के लिए लिखते हैं, और बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो आखिर में वॉल्यूम बचा है वो कितना बचा है। तो बैलेंस इक्वेशन कैसी होगी जी? CH4 को ऑक्सीजन से बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 4 हाइड्रोजन हैं तो बेटा यहाँ पर 2 लगा दूंगा, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन इस साइड पर है, 2 इस साइड पर, तो यहाँ 2O2 आ जाएगा। इथेन को बेटा जब बर्न करेंगे, इथेन को बर्न करने के लिए जब बर्न करेंगे तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि वहां पर 2 कार्बन हैं और हाइड्रोजन 6 हैं, तो इसका हाफ बनेगा 3H2O। अच्छा, इसी तरह जब आप, वैसे इन दो को ही करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा, हम पहले इन दो को बर्न करते हैं जी। ऑक्सीजन का वॉल्यूम बेटा कितना लिया हुआ है? 70। इनिशियली उसने 70 लिया हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, ये एक्सेस में मैं लिख देता हूं एक्सेस। बेटा जब ये मीथेन और ऑक्सीजन बर्न होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मुझे रेशो बता सकते हैं कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो क्या है भाई? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या रेशो है? 1:1। मतलब ये हुआ कि जितना वॉल्यूम इसका यूज होगा मीथेन का, उतना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। तो बेटा जब ये सारे का सारा यूज हो जाएगा तो एट द एंड आपके पास मीथेन तो क्या हो गया? यूज हो गया ना, ये 0 क्यूबिक सेंटीमीटर रह गया क्योंकि ये बर्न हो गया है। अच्छा, ऑक्सीजन कितना यूज हो जाएगा? ऑक्सीजन को अगर आप देखें कि यूज कितना होगा तो देर इज 1:2 रेशो बिटवीन द मीथेन एंड ऑक्सीजन, कि अगर 1 मोल मीथेन होगा तो 2 मोल ऑक्सीजन के यूज होंगे। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मीथेन होगा तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन का यूज होगा। तो यहां पर बेटा कितना क्यूबिक सेंटीमीटर मीथेन है? 10। तो ऑक्सीजन के यूज कितने होंगे? 20 यूज हो जाएंगे, राइट। बचेंगे कितने? लेफ्ट अनरिएक्टेड कितने हैं? 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन बच जाएगी जो कि रिएक्शन ही नहीं करेगी एट द एंड, आखिर में। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी जी? अभी अभी हमने रेशो चेक कर ली थी, 1:1 रेशो है। तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और वाटर तो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है तो वाटर को तो आप कंसिडर ही ना करें। अब हम इन दोनों वॉल्यूम को सम अप कर लें बेटा, कि एट द एंड आपके पास कितना वॉल्यूम आया? एट द एंड रिएक्शन मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 50 + 10 60। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनी और 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन गैस लेफ्ट अनरिएक्टेड रही, तो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन होगा वो कितना होगा? 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। जरा एक मिनट दूसरा भी चेक कर लेते हैं। आप अब दूसरे को बड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा, बिल्कुल वही काम हमने फिर करना है यहाँ पर। इनिशियली 10 क्यूबिक सेंटीमीटर इथेन लिया उसने, और 70 क्यूबिक सेंटीमीटर एक्सेस में उसने ऑक्सीजन ली जी, ये एक्सेस में है। अब रेशो चेक करें जी, हमने देखना है एट द एंड क्या होगा, एट द एंड कितना वॉल्यूम आपके पास बचेगा। जरी बात है ऑक्सीजन एक्सेस में है तो ये तो सारा यूज हो जाएगा। एट द एंड आपके पास 0 क्यूबिक सेंटीमीटर मीथेन है। क्या रेशो है जी? अच्छा, इसको बैलेंस नहीं किया हमने, बैलेंस पहले करना है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं किए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 4 ऑक्सीजन, वाटर के अंदर 3, तो 7 ऑक्सीजन है। तो बेटा यहां कितना हो जाएगा? 7/2। 7/2, ठीक है जी। 7/2 का क्या मतलब है? 3.5। 7.5 का क्या मतलब है? 3.5 यहां पर बेटा आपके पास मोल्स ऑक्सीजन के यूज होंगे इस बैलेंस इक्वेशन के अंदर। बैलेंसिंग बेटा मैंने भी यहां पर की है।
बैलेंसिंग में ज़रा नीचे आपको फिर करके दिखाता हूँ क्योंकि ऊपर जगह थोड़ी सी कम हो रही है। ये है C2H6 प्लस O2, इट गिव्स 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 moles ऑफ वाटर। देखें 2 2 4, 5 6 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7/2, राइट। इसको आप 3.5 भी लिख सकते हैं। अब उसने कहा है जी कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर इथेन यूज हुई है और 70 क्यूबिक सेंटीमीटर उसने एक्सेस में ली हुई है ऑक्सीजन। बेटा हमने बताना है एट द एंड क्या होगा। C2H6 तो सारी की सारी यूज हो जाएगी, राइट। अब रेशियो क्या है जी, इसमें अगर आप रेशियो चेक करें ना बिटवीन द इथेन एंड ऑक्सीजन, तो वो 1 to 3.5 रेशियो है कि अगर 1 मोल इथेन का यूज होगा तो 3.5 मोल किसका यूज होगा, ऑक्सीजन गैस यूज होगी। या आप इस तरह कर लें, अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इथेन यूज होगा तो 3.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन यूज होगी। या आप ये कह सकते हैं कि अगर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर बेटा आपके पास इथेन यूज हो रही है तो 35 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन यूज होगी। बेटा ये मुझे बताएं कि ये बात आपको समझ आई है कि यूज ऑक्सीजन यहां पर यूज ऑक्सीजन 35 होगी, क्योंकि देखें 1 to रेशो क्या है, 1:3.5। एक क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए 3.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, 35 क्यूबिक सेंटीमीटर। 3.5 को टाइम्स 10 कर देंगे बेटा, टाइम्स 10, तो 35 आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास जो टोटल ऑक्सीजन थी बेटा, टोटल ऑक्सीजन थी आपके पास 70, यूज कितनी हुई 35, तो बचेगी कितनी, 35 बच जाएगी। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके पास 35 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन आएगी। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा भाई, 1 to 2 रेशो है, जितने यूज होंगे उसका डबल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसका डबल बनेगा, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। वाटर तो लिक्विड है, तो यहां पर बेटा आप देखें कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, 20 + 35 = 55 क्यूबिक सेंटीमीटर। इन दो की बेस पर ही आप आंसर बता सकते हैं, एक का वॉल्यूम 55 आ रहा है, एक का 60 आ रहा है। तो ये ऑप्शन डी चेक करें भाई कि मीथेन को जब आपने बर्न किया, मीथेन को जब आपने बर्न किया तो 60 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम एट द एंड आया। इथेन को जब आपने बर्न किया तो 55 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास वॉल्यूम आया। मुझे बताएं जी ये क्वेश्चन समझ आया आपको या नहीं? शाबाश, मैसेज पे जल्दी से बता दें, हरी अब। मैसेज आप लोग क्यों करते हैं मुझे ये समझ नहीं आती भाई। आप माइक को अनम्यूट करें और मुझे डायरेक्टली आंसर कर दें कि आपको समझ आ गया है या नहीं, ताकि मैं आगे चलूँ। जी सर समझ आ गया। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आप लोग कहते हैं मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल फिर करा देता हूँ बेटा, अगर आप कहते हैं तो इसमें तीसरा केस भी बता देता हूँ ताकि जिनको अगर फर्स्ट टू में थोड़ा सा मसला है तो वो थर्ड को अंडरस्टैंड कर लें, लेकिन अगर ठीक है तो मैं आगे चलता हूँ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी हमने बेटा किया है। अब देखें इस क्वेश्चन के मैंने आपको जब ये आइसोटोपिक अबंडेंस करवाई थी ना, आपको इसमें दो केस करवाए थे कि एक रिलेटिव अबंडेंस है और एक आइसोटोपिक अबंडेंस है। आइसोटोपिक अबंडेंस में तो यहाँ 100 होता है ना, 100 में से आपने करना होता है। रिलेटिव अबंडेंस को आप चेक करें जी, इस ग्राफ को पहले देखें। इस ग्राफ में आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास एक एटम है जिसका मास नंबर 11 है और उसकी अबंडेंस कितनी है 4, और दूसरा आपके पास एटम है जिसका मास नंबर 10 है और उसकी अबंडेंस कितनी है 1। ये बेसिकली आपको नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इस साइड पर कि बेटा 4 एटम्स ऐसे हैं जिनका मास 11 है और 1 एटम उसका मास आपके पास 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बेटा 5। मतलब 5 आपके पास एटम्स हैं, उन 5 एटम्स में से 4 एटम्स का मास 11 है, एक एटम का मास 10 है। व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास? तो बेटा बिल्कुल उस तरीके से करना है, नंबर ऑफ एटम्स को उसके मास से मल्टीप्लाई कर दें। 4 × 11 प्लस नंबर ऑफ एटम्स को उसके मास से मल्टीप्लाई करें, 1 × 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4 + 1 5, उसको 5 से डिवाइड कर दें बेटा, आंसर आपके पास आ जाएगा। मुझे बताएं जी क्या आंसर आ रहा है?
10.8, दिस इज द आंसर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन, इसका क्या आंसर निकाले जी आप लोगों ने, बताएं, शाबाश। ये परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर निकाले? डी। चलें जी, चेक कर लेते हैं। मुझे आप लोग इस तरह करें कि इनके बेटा मोलर मैसेज बता दें ताकि हमारे टाइम थोड़ा सा बचे ना। मोलर मैसेज बता दें जी, एथेनॉल का क्या मोलर मैस है और एथेनोइक एसिड का क्या मोलर मैस है। ये बेटा एस्टर है, दिस इज एथेनॉल, दिस इज एथेनोइक एसिड। बेटा वो कह रहा है कि 30 ग्राम आपने यहां पर एथेनॉल लिया है और 30 ग्राम आपने यहां पर एथेनोइक एसिड लिया है, उसको हीट किया है अंडर रिफ्लक्स। का क्या मतलब है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ लेंगे, इसको भी, इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है रिफ्लक्स का, इसको आप इग्नोर कर दें। और 22 ग्राम आपके पास इथाइल एथेनोएट बना है। व्हाट इज द यील्ड ऑफ द एस्टर्स? बेटा सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम इनके मोल निकाल लेते हैं जी। जरा बेटा इनके मोल अगर हम निकालें तो मुझे बता सकते हैं एथेनॉल के कितने मोल आएंगे? 30 को डिवाइड करना है मैंने बेटा इसका फॉर्मूला मैथ से। एथेनॉल का फॉर्मूला मैथ क्या निकाला है बेटा आप लोगों ने? कप 46। जी सर। अच्छा बेटा ये आ जाएंगे आपके पास मोल 0.6521। अच्छा इसका बेटा इसका मुझे बताएंगे कि ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला मैथ क्या है बेटा? सर 60 है। 60 है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है जी। अब आपको यहां पर दोनों रिएक्टेंट के मैसेज गिवन है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट है जो कि लिमिटिंग है और कौन सा रिएक्टेंट है जो कि एक्सेस है। आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो देयर इज 1:1 रेशो। बेटा इसमें 1:1 रेशो है, जितने मोल एथेनॉल के यूज होंगे उतने ही मोल एथेनोइक एसिड के यूज होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर आपने जो मोल्स निकाले हैं, क्या ये बेटा इक्वल मोल आ रहे हैं या नहीं? इक्वल नहीं आ रहे। एथेनॉल के मोल है 0.6521, तो एथेनोइक एसिड के भी कितने होने चाहिए थे भाई? 0.6521, लेकिन एथेनोइक एसिड के इतने मोल नहीं है, कम है। तो इस बेस पर हम इस एथेनोइक एसिड को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, क्योंकि इसके मोल कम है। कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसके मोल कम आ रहे थे। अगर आप कंप्लीट रिएक्शन करवाना चाहते थे एथेनॉल के साथ, तो कितने मोल एथेनोइक एसिड के होने चाहिए थे? 0.6521, लेकिन इसके मोल 0.6521 से कम है, जिस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा ओ लेवल्स में भी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मुझे ये बताएं कि जो आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट को कौन कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट? सर लिमिटिंग लिमिटिंग। रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा अभी तक देखिए मैंने क्या बताया है, जब दोनों रिएक्टेंट्स के मैसेज गिवन हो, जब दोनों रिएक्टेंट्स के मैसेज गिवन हो, तो पहला काम आपका अब ये आ जाता है कि आपने ये बताना होता है इसमें लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन है। अब जो ये एस्टर बनेगा ना बेटा, ये एस्टर एथेनोइक एसिड कंट्रोल करेगा। एथेनोइक एसिड बताएगा कि कितना एस्टर बनना चाहिए, क्योंकि एथेनॉल तो एक्सेस में है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन कुछ एथेनोइक एसिड बच जाएगा, लेफ्ट अनरिएक्टेड। इसलिए जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसने अब कंट्रोल करना है आपके प्रोडक्ट को। तो अब यहां से आपने एथेनॉल की तरफ देखना नहीं है, एथेनॉल का अब कोई रोल नहीं है जी। ठीक है, एथेनॉल को अब आप भूल जाए, क्योंकि ये एक्सेस रिएक्टेंट है, हमने तो एथेनोइक एसिड से कैलकुलेशन करनी है। अब बेटा मैं अब यहां पर
फिर इक्वेशन को लिखता हूँ और सिर्फ इन दो को लिखूंगा बस, एथेनोइक एसिड और एस्टर को नीचे लिखता हूँ जी। CH3 CO2H और इसने आपको बना के दिया एस्टर CH3 CO2 CH2 CH3। आप इक्वेशन में देख सकते हैं बेटा इनकी 1:1 रेशो है, 1:1 रेशो आप इक्वेशन में चेक कर सकते हैं जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 मोल इसका है और ये 1 मोल एस्टर बनाकर दे रहे हैं। बेटा 1 मोल का क्या मैस है, अभी आप लोगों ने मुझे बताया है कि इसका मैस है 60 ग्राम। तो बेटा इसके भी 1 मोल का ज़रा मैस तो निकाल लें। शाबाश, एस्टर का आप लोगों ने निकाला होगा जी, क्या मैस निकाला है बताएं, शाबाश जी। बेटा एस्टर का फॉर्मूला मैस क्या निकाला? Sir, 88 grams. 88 ग्राम्स। 88 grams. ठीक है बेटा, अब देखिए ये काम आपने कर लिया। ये काम हमने कैसे पता चला भाई? इक्वेशन ने हमें बताया है। इक्वेशन ने क्या बताया है कि अगर आप 60 ग्राम एथेनोइक एसिड लेंगे तो एस्टर 88 ग्राम बनेगा। आपने रिएक्शन में कितने ग्राम लिया जी? ये देखें, जब आपने रिएक्शन परफॉर्म किया तो उस टाइम आपने 30 ग्राम लिया। तो अब आप 30 ग्राम के हिसाब से बताएं कि अगर 30 ग्राम आप एथेनोइक एसिड लेंगे तो एस्टर कितना बनेगा? x। बेटा यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकाल लें। ये होती है बेटा ये जो हम कर रहे हैं ना अभी काम, दिस इज द कैलकुलेटेड यील्ड। ये क्या है? कैलकुलेटेड यील्ड है, जो कि 100% होती है, ये हम निकाल रहे हैं। कैलकुलेटेड यील्ड में कोई एरर नहीं आता, 100% होती है। इस कैलकुलेटेड यील्ड को ही आप थ्योरेटिकल यील्ड भी कहते हैं। तो ये हम कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैलकुलेटेड यील्ड आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं। तो आपने क्या किया, पहले इनमें मोलर रेशो देखी, 1:1 थी, उन मोल्स को मैस में कन्वर्ट किया और पहला स्टेप करने के बाद आपने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में एथेनोइक एसिड कितना यूज हुआ है? 30। तो 30 के लिहाज से कितना बनना चाहिए? x। तो यहां से बेटा मैं x निकालूंगा, 30 टाइम्स 88 डिवाइडेड बाय 60। बेटा इसको करेंगे जरा, क्या आ रहा है जी? ये Sir, इसका आंसर 44 है. 44। अब बेटा दिस इज द कैलकुलेटेड यील्ड। अब आप फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकालें। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड यील्ड टाइम्स 100। तो बेटा एक्सपेरिमेंट देखें, ये हमने निकाली है ना 44 ग्राम। अब जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगी इससे कम होनी चाहिए जी। जरा चेक कर लेते हैं इससे कम है या नहीं। क्वेश्चन में उसने कितनी बताई थी? एस्टर कितना बना है? 22। देखें जी एस्टर कितना बना था? 22। तो यहीं से बेटा अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास जो परसेंटेज है वो कितनी आनी चाहिए? 50%। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। इसको आप नोट, इसकी पिक्चर ले सकते हैं अगर आपने लेनी है तो। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जी बेटा ये क्वेश्चन वो है जो हमने कल किया है बेटा। ये क्वेश्चन हमने कल किया है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जी। इसका आंसर बेटा आप लोगों ने क्या निकाला है? बेटा इसका आंसर क्या निकाला है आप लोगों ने? हेलो, जी बेटा बताएं ना, इसका आंसर क्या निकाला है जी? बेटा आप लोग इस तरह आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो मुझे तो समझ नहीं आएगी फिर कि मैं कैसे इसको कंटिन्यू करूँ ना आगे। आपको कम से कम रिस्पॉन्ड तो करना है मुझे। सर मेरा आंसर गलत निकला था. गलत है? नहीं आपका बाकी बच्चों का क्या है जी इसका आंसर? चलिए हम इसको करते हैं अभी। देखें ये कल वाला क्वेश्चन है जिसमें एक कंपाउंड है लेड, उसके साथ हाइड्रोकार्बन है, टेट्राइथाइल लेड है, और आपने इसका बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। तो लेड है हमारे पास, इसमें कार्बन है हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन है हमारे पास इसमें। अब बेटा यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं
दो एलिमेंट्स की परसेंटेजेस गिवन है, हाइड्रोजन की है 6.19, कार्बन की है 29.7, तो लेड की क्या होगी भाई? 100 में से इन दोनों को माइनस ना कर दें? जी। तो बेटा अगर 100 में से 29.7 प्लस 6.19 इसको आप 100 में से माइनस कर दें तो ये आपके पास लेड की परसेंटेज आ जाएगी 64.11। अब बेटा ये परसेंटेजेस जो है ना, इनको आप मैसेज कंसीडर करें, राइट? तो ये आपके आगे मैसेज। दूसरा स्टेप था आपने मोल निकालने थे, एटॉमिक मोल। इनको अब आप डिवाइड कर देंगे बेटा इनके एटॉमिक मास से, ठीक है जी? तो बेटा लेड का एटॉमिक मास क्या होगा? 207। तो 64.11 डिवाइडेड बाय 207। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो इसको 12 से कर दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो इसको 1 से कर दिया जी। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 64.11 डिवाइडेड बाय 207, ये आ जाएगा बेटा आपके पास मोल्स जो अब आपके पास आ रहे हैं, ये 0.309। कार्बन के कितने आ रहे हैं? 29.7 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 2.475। और बेटा हाइड्रोजन के 6.19। अब आपने इनकी रेशो निकालनी है, इन मोल्स के दरमियान रेशो निकालने के लिए जो लीस्ट नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं जी। तो 0.309 से सबको डिवाइड करेंगे। 0.309 डिवाइडेड बाय 0.309, अच्छा आगे 2.475 डिवाइडेड बाय 0.309 और 6.19 डिवाइडेड बाय 0.309। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1, और दूसरे केस में 2.475 डिवाइडेड बाय सर 8 है। 0.309, यहाँ आपके पास आ जाएगा गुड 8। और बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? 6.19 डिवाइडेड बाय 0.309, ये आपके पास आ रहा है 20। तो बेटा ये देखें 20 इज द आंसर। हाइड्रोजन कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए जी। तो इसमें क्या मसला था बेटा? ये तो बहुत आसान था, ये आपको करना चाहिए था आप लोगों को जी। ये यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हुई है बेटा, ये तो मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ पर हुई है? सर मैं मोल निकालना भूल, मतलब मुझे स्टेप्स नहीं सही ओके, आते थे। देखिए स्टेप, देखिए फिर सुन लें स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले आपके पास जो परसेंटेज होंगी वो आपकी मैसेज बन जाएंगी। उन मैसेज के बाद बेटा आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, अटॉम मतलब बाय डिवाइडिंग बाय इट्स एटॉमिक मास। मोल फाइंड आउट करने के बाद बेटा आपने उनकी रेशो निकालनी है। It's 11 o'clock. अगर तो रेशो आपकी होल नंबर में आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर होल नंबर में नहीं आई तो आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तो देखें होल नंबर में आ गई है, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आते हैं। बेटा ये कह रहा है कि निकल मेक्स अप 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ अ कॉइन। द कॉइन हैज़ अ मास ऑफ 10 ग्राम। how many nickel atoms are in the coin? बेटा जो कॉइन का 20% है ना, वो कौन बना रहा है जी? निकल बना रहा है। निकल बना रहा है। यस, तो अब बेटा आपने, और कॉइन का मास कितना है? 10 ग्राम। पहला काम ये करें कि जो 10 ग्राम कॉइन का मास है इसमें से आप निकल का मास फाइंड आउट करें जी। पहला काम क्या होगा? स्टेप 1 कि आपने फाइंड दी mass of nickel in 10 grams। बेटा देखें उसने कह दिया कि कॉइन का 20% जो है वो निकल बना रहा है और कॉइन का मैस है 10। तो कोई बच्चा निकाल सकता है पहला काम कि सर निकल? 2 ग्राम्स है। यस 2 ग्राम, ये तो जुबानी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फिर भी कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर 100% बेटा, कि अगर 100% जो है ना निकल होता, 100% निकल, कॉइन जो है ना अगर सारे के सारा निकल से बना होता तो फिर उसका मैस कितना था जी? 10 ग्राम। अगर 100% निकल होता तो कॉइन का मैस कितना था? 10 ग्राम। लेकिन वो कह रहा है 20% है जी निकल। तो अगर 20% निकल होगा तो कॉइन का मैस कितना होगा? x। तो यहां से बेटा आप x निकाल लें। x इज इक्वल टू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100।
ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 2 ग्राम। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है जी, हाउ मेनी निकल एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम्स। अब क्वेश्चन को आप खुद यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि हाउ मेनी निकल एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम्स ऑफ निकल। आपने 2 ग्राम निकल में निकल एटम्स बताने। बेटा पहला काम आपने ये करना है कि इसके मोल निकालने हैं भाई, मोल। तो बेटा निकल का जो एटॉमिक मैस होता है, तो पहले मैं यहाँ इस तरह करता हूँ, स्टेप 2 में मुझे मोल्स ऑफ निकल निकालने हैं। तो 1 मोल में बेटा 1 मोल निकल जो है ना, निकल एक मेटल है इसलिए एटॉमिक फॉर्म में होता है। 1 मोल निकल का मैस होता है 58.6 ग्राम। मतलब 58.6 ग्राम ऑफ निकल मेक्स 1 मोल। तो बेटा 2 ग्राम जो होगा निकल वो कितने मोल बनाएगा, x। या आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें, 2 को उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड कर लें बेटा। ठीक है, या क्या करें कि 2 डिवाइडेड बाय 58.6, तो आपके पास बेटा नीचे मोल्स आ जाएंगे। मोल्स ऑफ निकल 2 divided by 58.6, सर 0.034। यस 0.034 जी। ये बेटा मोल्स आए हैं। अब आपको बेटा ये देखना है, क्योंकि वो एटम्स पूछ रहा है ना बेटा कि हाउ मेनी निकल एटम्स आर प्रेजेंट। तो एक मोल में कितने एटम्स आते हैं जी, 1 मोल ऑफ निकल, इसमें एटम्स आएंगे 6.02 10 की पावर 23 एटम्स। तो बेटा 0.034 में कितने आएंगे, 0.03 मोल्स ऑफ निकल, इसमें आएंगे जी x। तो अब आप सिंपल क्या करें बेटा, इसको क्रिस क्रॉस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0.034 इंटू 6.02 10 की पावर 23। बेटा बताएं जी क्या आंसर आ रहा है, जरा इसको सॉल्व करें। सर 2.0468। ठीक है, मतलब वो आंसर इज ए। ए है। ठीक है, तो आंसर आपका बेटा यहाँ से ए आ जाएगा। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये तो ज़बानी क्वेश्चन था, इसको भी हम कर लेते हैं जी 1 मिनट के अंदर। बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल ज़बानी है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। देखें इधर, कैम्फर इज़ अ वाइट सॉलिड which was used to make the early plastic cellulite. Camphor contains the same percentage by mass of hydrogen and oxygen. What is the molecular formula of camphor? कह रहे कि कैम्फर के अंदर हाइड्रोजन का और जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है बाय मैस वो सेम है। तो बेटा कौन सा आंसर होना चाहिए जी, सेम परसेंटेज बाय मैस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेटा इसके लिए इसमें अक्सर बच्चे एक ए कर देते हैं, वो गलत है सर। आंसर सी है। आंसर क्या है बेटा, सी। सी आंसर है, लेकिन कैसे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। बेटा सी के अंदर देखिए ऑक्सीजन कितने आपके पास, एक ऑक्सीजन है ना। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है बेटा, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16 ग्राम्स। और हाइड्रोजन बेटा इसमें कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें बेटा 16 है। तो एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1 ग्राम और 16 हाइड्रोजन का मैस कितना होगा, 16 ग्राम। तो एक तो आप इस तरीके से ज़बानी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बेटा अगर दूसरा मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं फॉर्मूले से तो वो भी कर सकते हैं जी। मैं भी आपको दूसरे तरीके से सर ए गलत क्यों है? बेटा ए तो इसलिए गलत है कि इसमें देखिए कितने ऑक्सीजन है, 6। एक ऑक्सीजन का मैस जरा आप देखिए कितना होगा, 16 इंटू 6 करें ना, कितना मैस आ जाएगा बेटा ऑक्सीजन का, जरा करें 16 टाइम्स 6 96। सर इसका 96। और हाइड्रोजन कितने हैं जी, 6। तो 1 इंटू 6 करें जी 6। तो ये आपके पास क्या सेम परसेंटेज बाय मैस है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अब आपको फॉर्मूले से ही बेटा करा देता हूँ एक दफ़ा, उससे भी आप कर लें। सपोज ये आंसर है ना, बाकी भी आप खुद कीजिएगा फॉर्मूले से, मैं जो करेक्ट वाला है उसको बता देता हूँ। इसका हम ना फार्मूला मैच बेटा निकालते हैं, C10H16O
पहले फॉर्मूला मैस निकालते हैं. 10 टाइम्स कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है 12 प्लस 16 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 16. बेटा इसको ज़रा अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 टाइम्स 10 120 आ गया प्लस 16 आ गया प्लस 16 सर 152. ये आ गया बेटा आपके पास 152 टोटल आ गया. अब बेटा आपने परसेंटेज निकालनी है हाइड्रोजन की, राइट? तो मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा इस कैम्फर में? व्हाट इज द मैस ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कैम्फर? 16. 16. तो बेटा 16 को आप ऊपर रखें. टोटल मैस बेटा कितना है 152 इंटू 100. जिस तरह आपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो बेटा यहाँ से आप परसेंटेज निकालें 16 सर टाइम्स 10.25. यस 100 डिवाइडेड बाय 152 ये आ गया जी 10.5. अब आप बेटा निकालें जरा परसेंटेज किसकी? सर 10.25 है. 10.52 बेटा. सर वो डायरेक्ट वाला मेथड भी आप एक दफा समझा एक दें. मिनट बेटा पहले ये तो समझ लो ना आप. अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपने निकालनी है. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए बेटा अब आप फिर देखें इस फार्मूला को कि इस फार्मूला के जो टोटल मैस है वो 152 है फार्मूला मैस, और इस 152 में ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन कितनी है जी? ऑक्सीजन का इसमें मैस 16 है. 16. तो अब आप दोबारा ये काम करें 16 डिवाइडेड बाय 152 टाइम्स 100. तो बेटा 16 टाइम्स 100 करेंगे डिवाइडेड बाय 152 करेंगे तो आपके पास 10.52 आ जाएगा आंसर. ठीक है जी. एक तो ये फार्मूला है और कोशिश करें आप इस फार्मूले को यूज़ करें कि हर दफ़ा वो इतना आसान केस नहीं देगा. बेटा मैंने वो इस तरीके से बताया था ज़ुबानी कि एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16 और 16 हाइड्रोजन्स का मैस भी कितना होगा 16 और दोनों का मैस 16. क्योंकि इक्वल है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर सी है.